प्यारी पब्लिक, जिस तरह आपको पता है कि इंडिया के शहर कोलकाता में इंतहाई दिल दिला देने वाला इंसिडेंट पेश आया है। कोलकाता के इंसिडेंट ने इस बात को साफ जाहिर किया है कि सोसाइटी में कोई भी लड़की कुछ दरिंदे लोगों से महफूज नहीं है और इंडिया की चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो इस इंसिडेंट के खिलाफ कोई स्टेप ले, लेकिन वो अपने ही स्टेट प्रोटेस्ट निकालने में मसरूफ हैं। और बगैरती की लिमिट तो तब क्रॉस हुई जब कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस इंसिडेंट की वजह उस मरी हुई लड़की को ही ठहरा दिया कि किसी भी लड़की का रात के 2 बजे सिनेमा हॉल में अकेले जाना इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल है। कि आखिर कोलकाता के हॉस्पिटल में ये इंसिडेंट पेश कैसे आया, ये सब आपको मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो प्यारी पब्लिक, कैसे हैं आप सब। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नॉर्थ कोलकाता में वाक़या है। ये मेडिकल हॉस्पिटल 1886 में बना था और इंडिया के सबसे पुराने मेडिकल हॉस्पिटल्स में से एक है। और इसी हॉस्पिटल में एक दिल दिला देने वाला इंसिडेंट पेश आया जिसने पूरे इंडिया के लोगों को हिलाकर रख दिया। ये वाक़या 8 अगस्त 2024 को रात के 11 बजे पेश आया जब एक 31 ईयर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर अपनी 36 आवर्स की शिफ्ट में थी। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर्स मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो कि मास्टर की डिग्री कर रहे होते हैं स्पेशलाइजेशन में। और इन ट्रेनर्स के लिए 12 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर और यहाँ तक कि 72 आवर्स की शिफ्ट बहुत आम। रात को लड़की ने अपने पेरेंट्स से बात करके उनको फोन पे गुड नाइट बोल दिया और इसके बाद वो अपने मेडिकल राउंड्स करने लग गई। रात के 2 बजे उसने अपने मेडिकल राउंड से एक ब्रेक लिया और अपने 4 कॉलेज मेंबर्स के साथ डिनर करने लग गई। इन कॉलेज मेंबर में एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफर और 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर्स थे। कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर के सिनेमा हॉल में उन्होंने अपना खाना ऑर्डर किया और फिर वो टीवी पर ओलंपिक्स देखने लग गए। सिनेमा हॉल 40 बाय 30 फीट का रूम था। सिनेमा रूम में जाने के लिए आपको 3rd फ्लोर की लिफ्ट से कॉरिडोर से होते हुए जाना पड़ता है जहां सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होते हैं, लेकिन सिनेमा रूम में कोई भी कैमरा इंस्टॉल नहीं था। जैसे ही ओलंपिक्स खत्म होता है तो सब सिनेमा रूम से चले जाते हैं, लेकिन ये लड़की थकावट की वजह से उधर ही सो जाती है क्योंकि इस लड़की का 36 आवर का शिफ्ट होता है। रात के 3 बजे इस लड़की को एक इंटर्न जगाता है एक रिपोर्ट दिखाने के लिए और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये लड़की वापस से सो जाती है। और ठीक अगले दिन सुबह 7:30 AM को 31 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर की बॉडी मिलती है, उसी हाल में 10 इंजरी मार्क्स के साथ। बॉडी के पर्सनल पार्ट से साथ में खून भी बह रहा होता है। सुबह के 10:50 AM को हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट लड़की के पेरेंट्स को कॉल करता है और बोलता है जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं, आपकी लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। और ठीक 24 मिनट के बाद 11:17 AM को सेम सुपरिटेंडेंट लड़की के पेरेंट्स को कॉल करके बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। विक्टिम के एक फैमिली मेंबर ने बताया कि हॉस्पिटल स्टाफ ने लड़की के पेरेंट्स को पहले 3 आवर वेट करवाया बॉडी दिखाने से पहले। फिर जब बॉडी दिखाने की बारी आई तो लड़की के फादर को ये कहा गया आपको बस एक पिक्चर लेनी है अपनी बेटी की और वापिस से बाहर आ जाना है। जब फादर ने अपनी बेटी की बॉडी देखी तो वो चीख चीख कर रोने लगे। उन्होंने बोला कि उनकी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है और उनकी बेटी तो अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनको इंसाफ चाहिए। इस इंसिडेंट के पेश आने के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब ये खबर लोगों तक पहुंचती है तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तमाम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर्स बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। इंडिया भर के मेडिकल स्टूडेंट सड़कों पर निकल आते हैं। हॉस्पिटल के करीब ताला पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स की एक टीम आती है जिनके साथ होमिसाइडल विंग डिटेक्टिव भी होते हैं। सुबह के 11:30 AM बजे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंचते हैं और एक अननेचुरल डेथ के नाम से केस रजिस्टर किया जाता है और फैमिली की पुलिस कंप्लेंट के बाद केस को रेप और मर्डर के केस में तब्दील कर दिया जाता है। पुलिस को इंसिडेंट वाली जगह से एक बहुत अच्छा क्लू मिलता है जिससे क्रिमिनल तक पहुंचा जा सकता था और वो था ब्लूटूथ ईयरफोन। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल के कमरे में सारी सीसीटीवी फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उस रात 5 लोग नाइट ड्यूटी पर होते हैं। इन 5 लोगों की पुलिस अलग-अलग से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन इन 5 के बयान एक जैसे होते हैं।
इस वजह से ये 500 पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इन सीसीटीवी में पुलिस एक बंदे पर फोकस करती है जो शॉर्ट और स्लीव पहने सिनेमा हॉल में सुबह 4 बजे घूम रहा था और इस बंदे ने सेम वही ईयरफोन पहने होते हैं जो पुलिस को इंसिडेंट वाली जगह से मिलते हैं। इस बंदे को जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो पता चलता है ये संजय रॉय है। पुलिस इसको पकड़ने के लिए इसके मोबाइल फोन को ट्रैक करती है ताकि संजय रॉय की लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। 10 बजे पुलिस की एक टीम संजय को पकड़ने जाती है। इन्वेस्टिगेशन फिर मजीद आगे बढ़ती है। संजय रॉय से उसके ब्लूटूथ एयरफोन के मुतालिक पूछा जाता है जिस पर संजय रॉय कहता है कि वो गुम हो गए हैं। लेकिन जब पुलिस संजय रॉय के फोन से ब्लूटूथ ऑन करती है तो क्राइम सीन पर मिलने वाले हेडफोन ऑटोमेटिकली संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। पुलिस संजय से मजीद इंटेरोगेशन करती है तो संजय पुलिस को बताता है कि उस रात उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसी ने नशे के आलम में उस लड़की का रेप और मर्डर किया है। पुलिस का कहना है कि संजय ने तफ्तीश में इस क्राइम का इतराफ कर लिया है और उसका कहना है ये सब उसी ने अकेले किया है। लेकिन मल्टीपल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि संजय इस क्राइम में अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। पब्लिक हम तक इस केस की यहाँ तक की इंफॉर्मेशन पहुंची है। पुलिस इस केस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन और पहुंचती है वो भी आप सबके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब मैं चलता हूँ, आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।